नमस्कार, स्वागत है गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सीटेट अगस्त में होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष विगत वर्षों में हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर रहे हैं और आपको तैयार कर रहे हैं अपनी परीक्षा के लिए। क्योंकि आपका और हमारा उद्देश्य एक है, आपका उद्देश्य अध्यापक बनना और हमारा उद्देश्य है आपको अध्यापक बनाना। तो हम दोनों इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में जिस तरह प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसके कारण में जो तथ्य छुपा हुआ है वो है कि कैसे हम बिंदुवार हर उस तथ्य को समझ जाएं जो एग्जाम में ज़रूरी तथ्यों के रूप में प्रश्न रूप में बन के आपके सामने आएगा। तो जाहिर सी बात है, हिंदी की बात मैं करती हूँ और हिंदी में आपके प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न आते हैं और उन 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न होते हैं हिंदी व्याकरण के और जो 15 प्रश्न होते हैं वो आपके हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र से होते हैं। और तो हमें इन दोनों को पैरेलल रखते हुए दोनों पे बराबर से तैयारी करनी होती है। हिंदी भाषा की व्याकरण की जब हम बात करेंगे तो व्याकरण में जो मुख्यतः सामान्य बातें होती हैं हमारे व्याकरण की, उनसे संबंधित प्रश्न गद्यांश और पद्यांश में आते हैं। और शिक्षण शास्त्र में बच्चों के अधिगम से लेके कौन कौन सी मान्यताएं हैं, बच्चों के अधिगम को कैसे बेहतर किया सकता है, बच्चों के अंदर अधिगम कैसे होता है, कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं और सीखने में कौन कौन से विकार होते हैं जो बच्चों के अंदर होते हैं, इन तथ्यों को हम सिलसिलेवार देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पूरे सिलेबस जो हमारा पाठ्यक्रम है वो आपके व्याकरण के साथ साथ भाषा के शिक्षण पर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, तैयारी भी हमारी उसी तरह से होगी। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो 6 जनवरी 2022 को जो हमारा पेपर आया था पहले भाग का, जिसको हम बोलते हैं सामान्य व्याकरण, जो गद्यांश और पद्यांश के रूप में आता है। तो आते हैं सीधे अपने प्रश्न पत्र पे कि आखिर उस प्रश्न पत्र पे ऐसा क्या पूछा गया था जिसका बेस बना के आप अपने अगस्त के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं पहले अपने गद्यांश को। प्रश्न गद्यांश और पद्यांश में सबसे ज़रूरी बात जो आपको हर बार मैं बताती हूँ याद रखना है, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको गद्यांश को बहुत सजगता और बारीकी से पढ़ना है। एक बार में आपको तथ्यों को रेखांकित भी करना है, समझना भी है कि जो ये प्रश्न पूछे गए थे वो इस गद्यांश के किस अंश से संबंधित हैं। कम समय और सारे उत्तरों को आप सही रूप में पा जाएंगे। तो अभी चूंकि आप प्रश्न पत्र पाएंगे, आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश को सजगता के साथ पढ़ना है और रेखांकित करना है। मैं चूंकि ये आपको एग्जाम के टाइम करना ही करना है, लेकिन जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो आपके गद्यांश की करूँगी। लेकिन आप जब पेपर हाथ में लेंगे, पहले प्रश्न फिर गद्यांश। देखते हैं गद्यांश क्या है। करें कि देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। अब पहली लाइन जैसे ही आई, ये बात स्पष्ट हो गई कि इस गद्यांश में लेखक ने शिक्षा के ऊपर फोकस किया हुआ है। इस गद्यांश में किसके बारे में बात की जाएगी वह स्पष्ट हो गया कि जब लेखक ने पहली लाइन डिस्क्राइब की, वो क्या था कि देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो शिक्षा है। तो ये आपको एक मानक बन गया कि अब ये जो बात की जाएगी वो किसके बारे में, शिक्षा के बारे में। तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे कि ये महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में पूरे गद्यांश में बात हो रही होगी। इसकी बात की जा रही है कि आखिर शिक्षा जो है वो कैसे इस देश के, किसी भी देश के विकास और समृद्धि में कैसे कारक बनती है, कैसे उसकी वजह से देश में ऐसा संभव होता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि आज हमारा देश परिवर्तन के जबरदस्त दौर से गुजर रहा है। आप जानते हैं कि जब भी हम विकास के मोड़ पे होते हैं तो कुछ चीज़ें छूटती हैं और कुछ चीज़ें नई जुड़ती हैं। इसे हम परिवर्तन के दौर, संक्रामक दौर बोलते हैं कि कोई चीज़ पहले से है उसमें कुछ नया जुड़ जाए और पुराना कुछ छूटे और नया कुछ मिले, उसे हम परिवर्तन बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं। करें हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जबरदस्त दौर में, मतलब परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, कहने का तात्पर्य ऐसा है। करें देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने साक्षरता तो पा ली है, लेकिन उभर रहे आधुनिक विश्व और भारत में नए जमाने के अनुरूप रोजगार की योग्यताएं अभी उन्हें पानी है। कह रहे हैं कि हो क्या रहा है कि इस देश में लाखों लोग हैं जो साक्षर हुए हैं। आप जानते हैं देश स्वतंत्र हुआ उस वक्त हमारे देश में कम से कम लोग साक्षर थे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या थे, निरक्षर थे, क्योंकि हम किसी और देश के गुलाम थे। हमने आज़ादी पाई, उसके बाद हमने शिक्षा में साक्षर होने पे जोर दिया कि देश के अधिकांश लोग साक्षर हों। साक्षर का मतलब अक्षरों से उनका ज्ञान हो, वो ज्ञान अक्षरों के प्रति उनका हो जाए।
फिर शिक्षित होते हैं। साक्षरता आपके भाषा से जुड़ने का प्रथम जो सोपान है वो दिखाता है। तो कहा गया कि साक्षरता तो है, लेकिन जो नए ज़माने में रोजगार उपलब्ध कराने के जो अवसर हैं उनको पाने के लिए उनमें और भी जो योग्यताएं आनी चाहिए थी वो उनमें नहीं आई हैं। भले ही साक्षरता का जो रूप है वो बढ़ा है, लेकिन वो योग्यताएं उनमें नहीं आया है। करें कि हमें कमज़ोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही ऐसे लोग हैं जो शिक्षा की पायदानें औरों की भांति नहीं चढ़ पाते हैं। जिस भी देश में विकास और समृद्धि करना हो, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना सबसे ज़रूरी और आवश्यक होता है। आपने सुना होगा कि बहुत से लेखकों की जो राय है कि किसी देश को गुलाम बनाना हो, उनसे उनकी भाषा छीन लो, उनसे उनकी शिक्षा छीन लो तो व्यक्ति सोचने समझने की सामर्थ्य खो देगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें उन पे ध्यान देना है जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त साधन नहीं है। करें आपको वहाँ ध्यान देना है, क्योंकि वे ही लोग हैं जो इस तरह के जो पायदान हैं, जो आगे बढ़ने में देश कब आगे बढ़ेगा, जब उसके लोग आगे बढ़ेंगे, जो जन आगे बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि उन्हें देने की जरूरत है ध्यान, जो कि गरीब तबके से लोग आते हैं, कमजोर तबके से लोग आते हैं। कह रहे हैं आज जरूरत इस बात की है कि लोगों को यह स्वतंत्रता हो कि वे अपने बच्चों को किसी भी नजदीकी स्कूल में ले जाकर भर्ती करा सकें। करें हर व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता हो कि जो उसके आसपास के स्कूल हो वहां पे अपने बच्चों को डाल सके, पढ़ा सके। करें और इस विश्वास के साथ घर लौट सकें कि उनके बच्चों को उस स्कूल में जहां उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है, उस स्कूल से बेहतर उन्हें कहीं और मूल्य आधारित शिक्षा नहीं मिल सकती। मतलब वो बच्चा जहां जा रहा है, जहां पढ़ने जा रहा है, वहां पे उसको वैल्यू, जो मूल्य आधारित शिक्षा होती है, बच्चों को वहां पे प्रॉपर तरीके से मिलेगी। करें भिन्न भिन्न बालकों को भिन्न भिन्न जरूरतें होती हैं। स्कूलों में सभी को उनकी ज़रूरत के अनुरूप ध्यान दिया जाए, ऐसी व्यवस्था स्कूलों में होनी चाहिए कि हर बच्चा अलग अपने प्रकृति के साथ होता है और हर बच्चे की अपनी अपनी आवश्यकता होती है। और स्कूल इस दायित्व को समझते हुए हर बच्चे के अनुरूप यह प्रयास करे कि जैसा बच्चा है उसके अनुरूप उसको शिक्षित किया जाए। आप जानते हैं जो मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा जिस तरह से सीखे, हमें उस तरह से सिखाने की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर आ सके। तो गद्यांश में लेखक भी यही बात कह रहे हैं। कह रहे हैं हमें शिक्षा के प्रति अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। हमें एक ऐसी, अब देखिए जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, मतलब जो परंपरागत रूप से हमने शिक्षा को, व्यवस्था को लिया है, उसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। और हर समाज में जब हम विकसित होते हैं, जब हम विकास के संक्रामक दौर से गुजर रहे होते हैं, तो बहुत कुछ बदलने की जरूरत होती है। क्योंकि जो व्यवस्था 30 साल पहले हो या 50 साल पहले हो, जब वो आज के दौर में आएगी तो बहुत से बदलाव अपने आप होने लगते हैं। हम छोटे थे तो उस वक्त का सामाजिक ताना बाना अलग था, अब हम बड़े हुए हैं तो सामाजिक ताना बाना अलग है, आर्थिक ताना बाना अलग है। तो हमें अपनी मान्यताओं, अपनी व्यवस्थाओं को उसके अनुरूप तब्दील करना चाहिए, ये समाज की मांग होती है। तो कह रहे हैं कि हमें अपने परंपरागत जो तरीके हैं पढ़ाने के, उसके दृष्टिकोण में भी बदलाव लाना होगा। हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति चाहिए जो प्रभावी होने के साथ साथ खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता रखती हो। करें भाषा जो हमारी शिक्षा है उसमें क्या चीजें हों, प्रभावी तो हो ही हो, शिक्षा पद्धति है वो इम्पैक्ट डालने वाली हो, उसका प्रभाव पड़े व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में और व्यक्ति के रोजगार पाने में। और साथ ही साथ वह शिक्षा प्रति जो पद्धति है वो अपने अनुसार नवीन जो बदलाव है उसको एक्सेप्ट करे, उसके अंदर एक क्षमता हो कि अपने आप को नवीनीकरण के दौर में नवीन कर पाएगी, नवीन सोच के साथ। तो पूरे इस लेख में व्यक्ति ने, जो लेखक ने बात किया है कि अपने देश में शिक्षित लोग कम है, जो शिक्षित हैं उनके अंदर वो योग्यताएं नहीं है जो उनको इस दौर में रोजगार दे सके। फिर कह रहे हैं कि साक्षरता तो बहुत है, लेकिन जो लोग कमजोर तबके के लोग हैं उनको भी शिक्षा के उस रूप में जोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ हर बच्चे के अनुसार, हर बच्चे को स्कूल और हर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार शिक्षा मिलनी भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ शिक्षा पद्धति में भी नवीनीकरण की गुंजाइश होनी
चाहिए। ये पूरे गद्यांश का सार है। अब देखते हैं कि इस गद्यांश के अनुसार प्रश्न कौन कौन से, चूंकि हमें प्रश्न 1 से 9 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें बने हैं। अब देखिए पहला प्रश्न है कि लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये आपका प्रश्न है। तो पहला है कि अपने बच्चों को सरकारी इस विद्यालय में पढ़ाने की। फिर 2 है अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की। सी है अपने बच्चों को दूर के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने की। और डी है अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में पढ़ाने की। लेखक ने गद्यांश में कहा था कि जो लोग जहां रहते हैं उनके पड़ोस में बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजने की क्या हो, आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो। और ये भी स्वतंत्रता हो कि बच्चों को उसके अनुकूल सब कुछ जो प्रकृति में जो निर्दिष्ट हो रहा है वो उसके अनुकूल हो रहा है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पे सरकारी विद्यालय नहीं बल्कि अपने पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए लेखक के अनुसार, क्योंकि बच्चा जितना स्कूल से अपने घर के नज़दीक होगा उतना उसकी सुरक्षा और उसके जुड़ाव की भी अपनी जो बातें हैं वो बनी रहेंगी। नवोदय विद्यालय में आपको पता है बच्चों को एंट्रेंस देना होता है, वहाँ पहुँचना होता है, तो उसमें कोई बच्चा जा सकता है। सरकारी स्कूल नज़दीक हो तो सरकारी स्कूल, या जो भी बच्चों के इस घर से नजदीक हो वहां की स्वतंत्रता की बात कर रहा है लेखक। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अर्थात 4 कथन में से 3 कथन गलत है और 1 कथन सही है, हमें उस कथन को ढूंढना है। पहला विकल्प दिया है कि सभी बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं। आप जानते हो लेखक ने स्पष्टतः कहा है कि हर बच्चे की आवश्यकताएं प्रकृति अलग अलग होती है। तो पहला विकल्प बिल्कुल भी उत्तर नहीं होगा, तो हम तुरंत उसको हटा देंगे कि ये प्रश्न का उत्तर तो नहीं है। फिर कहा गया कि सभी बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं सर्वथा भिन्न होती हैं। चूंकि ये बात आई है लेकिन फिर भी हम विकल्प को पढ़ेंगे। तीसरा विकल्प है कि भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती है। अब देखिए यहाँ पे भिन्न बच्चों की जो बात की जा रही है, इस बात को सभी बच्चों की आवश्यकताएं सर्वथा क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं और बच्चों को उसके अनुसार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला उत्तर से जाएगा। बाकी सर्वाधिक सही जो सही उत्तर है क्या है इसका, बी ऑप्शन। तो बाकी तीनों गलत हो जाएंगी, एक उत्तर आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है भिन्न भिन्न शब्द है। भिन्न भिन्न, अब यहाँ पे क्या है, भिन्न का मतलब अलग और भिन्न का मतलब अलग। तो ये क्या है, एक ही शब्द को उस शब्द के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसको पुनरुक्त कहा गया, पुनरुक्त किया गया मतलब दोहराव दिया गया है, उसको दोबारा कहा गया है। तो देखते हैं, लिखा है पहला निरर्थक शब्द युग्म, बिल्कुल नहीं होगा। विलोम शब्द भी नहीं है, भिन्नार्थक भी नहीं है। यहाँ पे दोहराव हुआ है, पुनरुक्त हुआ है, तो ये पुनरुक्त शब्द है। जो भी इस तरह के शब्द होते हैं वो पुनरुक्त शब्द होते हैं, जिसमें हम उस शब्द से प्रभाव ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं, तो ये पुनरुक्त शब्द कहे जाते हैं। तो भिन्न भिन्न शब्द हमारा पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए। हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए लेखक के अनुसार। तो इन्होंने कहा लचीली, पाश्चात्य, परंपरागत या रूढ़। अब जब ये कह रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में किसकी गुंजाइश हो, कि वो नवीनीकृत हो सके और हमें नए दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत, तो लचीलापन होगा तभी हम दूसरी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बात किसकी की गई, यहाँ पे न तो परंपरागत की बात की गई, न रूढ़ की बात की गई, न पाश्चात्य, सबके समावेशी होने की बात की गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर हमारा सही, हमारा सही उत्तर चौथे प्रश्न का ए हो जाएगा, लचीली व्यवस्था। आपका संविधान भी लचीला है, जो कि उसके विशेषताओं में से एक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कमजोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि वे, अब आपको उसके आगे का बनाना है, क्यों शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, शिक्षा में सबसे आगे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा के अवसर अधिक प्राप्त करते हैं। अगर वो शिक्षा के अवसर ज्यादा प्राप्त करते तो उनके पिछड़े कमजोर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो जाहिर सी बात है यहाँ में शिक्षा में आगे, उच्च शिक्षा और शिक्षा के अवसर अधिक प्राप्त करते हैं, तीनों विकल्प गलत हैं क्योंकि शिक्षा में वो पिछड़ जाते हैं। इसीलिए लेखक के अनुसार गुंजाइश हो कि अपने नज़दीकी स्कूल में बच्चों को ले जाने के स्वतंत्र हो और बच्चों को उनकी अपनी प्रकृति के अनुरूप शिक्षा मिल सके, इसकी बात गद्यांश में लेखक
कहते हैं। तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है वो एकदम आपके गद्यांश में हूबहू लिखे हुए हैं, तो अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तो हम उस प्रश्न का सही उत्तर अपने आप दे सकते हैं। अब आ गया विलोम शब्द आपके सामने। यहाँ पे है साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। आप जानते हैं जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे तो हम मूल शब्द लिखेंगे। मूल शब्द क्या है? साक्षर, और साक्षर बना है स धन अक्षर, जो अक्षर के साथ हो, तो साक्षर हो गया। अब साक्षर में हमने कहा कि साक्षरता, जिसके अंदर पढ़ने लिखने की ताकत हो, समझ हो, तो वो साक्षरता होती है। तो साक्षरता हमने बनाया ये लगा के प्रत्यय। अब साक्षर जिसमें अक्षर की प्रति ज्ञान हो, तो जिसके अंदर साक्षरता न हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साक्षरता था, तो ये निरक्षरता हो जाएगा। अब देखिए उपसर्ग से बना हुआ शब्द था, अक्षर में स लगा था, और जब हमने उसका विलोम देखा तो उसका भी उपसर्ग में प्रयोग हुआ और वो आपका शब्द बन गया निरक्षर, और उसमें ता लग गया तो उसका वो विलोम शब्द, अगर निरक्षर लिखा होता तो सही नहीं होता, क्योंकि ये शब्द क्या है? साक्षरता। अगर ये साक्षर होता तो इसका विलोम क्या होता? निरक्षर। लेकिन ये क्या लिखा है? साक्षरता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरक्षरता। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह के शब्द हों तो उपसर्ग से जो शब्द बना है वो उसी के उपसर्ग का विलोम बनेगा। यहाँ पे उपसर्ग भी इस शब्द में है, इसमें प्रत्यय भी है। अगर ये भी पूछता तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 7वां। अब अगला प्रश्न आ गया विलोम का था। अब देखिए व्याकरण के शब्द इसमें आ रहे हैं। पहले पूछा गया था शब्द कौन सा है, तो पुनरुक्त हुआ। फिर पूछा गया, आपसे पूछ लिया कि विलोम शब्द कौन सा है। अब पूछा है प्रत्यय। आधारित शब्द में प्रत्यय है। अब ध्यान समझने का और ध्यान देने का सबसे आसान तरीका होता है शब्द का मूल रूप निकाल लीजिए। तो आधार शब्द होता है। अब आधार में ऐसा कौन सा लगेगा जो हमारे प्रत्यय को सही दिखाएगा? आधारित में आप त लगाओगे तो आप जानते हैं कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि आधार धन त आधारित हो जाएगा, तो सही नहीं है। हम इत लगाएंगे। अब इसमें अगर मैं इसमें इत लगा दूं, इत, आप जानते हैं कि चूंकि ये र है, र अ है, इसमें र कैसे बनता है? र में अ छुपा हुआ है, सबको पता है। अब इधर कौन है? ई है ना? अ और ई मिलके क्या हो जा रहे हैं? वो ई तो है, तो इसमें आके ये ई आधारित वाला हो गया, तो ये मात्रा आके उसके ऊपर लग गई, और यहाँ पे ये जो शब्द है आपका बन जाता है, वहां पे लग गया, तो ये आपका इत हो गया। तो आधारित में आधार में इत लगाया तो वो इत जो थी वो आके स्वर के रूप में जो मात्रा होती है उस रूप में लग गया, तो हमें अपना शब्द मिल गया। तो हमें ढूंढने की, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें अपना सही उत्तर मिल जाएगा कि आधार में इत लगाया तो आधारित। संयोग और संधि दो शब्द होते हैं, कहीं कहीं संधि के नियम पूर्णतः नहीं होते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संयोग के शब्द। तो ये संयोग का शब्द आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द क्या है? आधुनिक विश्व, विश्व कैसा है? आधुनिक। प्रश्न बनाइए, उत्तर आपके समक्ष रहेगा। जब पूछा गया कि आधुनिक कौन है, आधुनिक क्या है? आधुनिक है विश्व, तो विश्व कैसा है? आधुनिक। तो कैसा है? जब भी किसी बात की इस तरह की बातें होती तो विशेषता होती हैं, तो जाहिर सी बात है आधुनिक विश्व में विशेषता बताई गई है, तो वो संज्ञा शब्द नहीं है आधुनिक। आधुनिक शब्द हो गया हमारा विशेषण, जो विश्व की विशेषता बता रहा है कि विश्व कैसा है, तो विश्व आधुनिक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विशेषण। इसमें से सही उत्तर होगा, संज्ञा नहीं, क्रिया विशेषण नहीं और प्रविशेषण भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर आपके समक्ष 8वें का बी हो जाएगा। अब फिर उन्होंने पूछा, जैसे ही पहली लाइन लिखी थी उसमें लिखा था कि देश के विकास के और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी है, और वही प्रश्न बना दिया आपके सामने। तो जाहिर सी बात है अगर बारीकी से पढ़ा गया है, मैंने वहां पे अंडरलाइन भी करवाया था, पूछा गया है क्या महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे रीति रिवाज का पालन नहीं, देश की सीमाएं जरूरी है, लेकिन विकास और समृद्धि की बात हो रही है, तो शिक्षित समाज, बस थोड़ा सा वहां पे शिक्षा लिखा था, यहाँ पे शिक्षित समाज, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया और प्रश्न आपसे
पूछ लिया गया। और चूंकि आपने सजगता से पढ़ा है तो प्रश्न का उत्तर कभी गलत नहीं होगा, आपका ये प्रश्न का उत्तर सही ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा है, हमारा दूसरा प्रश्न पद्यांश पे होता है, पद्य होता है, कविता होती है, उस पे आधारित प्रश्न संख्या 10 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखते हैं हम कौन सा है ये, कि पहले पद्य पढ़ेंगे फिर प्रश्नों को देखेंगे। चिड़िया तू जो मगन धरा मगन गगन मगन। अब चिड़िया को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि चिड़िया तू जो मगन, अगर तू मगन है तो तेरे मगन होने से धरती भी मगन है और गगन भी मगन है। फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन। अब कवि कह रहा है कि हे चिड़िया, तुमसे वो पवन भी कह रहा है कि अपने पंखों को खोल के इस जगह, पंखों को जरा सा खोलो और थोड़ा उड़ के देखो तो सही। यह पवन भी चाहती है, पवन चल रही है तो पवन के चलने को, उस प्राकृतिक जो उपादान जो हो रहा है कि हवा चल रही है, तो कभी ऐसा जो दृश्य दिखा रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो पवन भी तुझसे कह रही हो कि जरा अपने पंखों को खोल के उड़ के देखो। करें जब घोंसले से आई निकल, कि जब तुमने इतना हौसला कर ही लिया है, जब तुमने अपने छोटे छोटे पंखों को अपने घोंसले के बाहर निकाल ही दिया है, तुमने इतनी हिम्मत कर ही ली है, तो चल बड़ी दूर बहुत दूर जहां तेरे सजन। कह रहे हैं कि जहां तुझे जाना है, जिस लक्ष्य को तुझे पाना है, तेरे प्रेम करने वाले जहां हैं तू वहां पे उड़ के जा सकती है। कहें चल बड़ी दूर बहुत दूर जहां तेरे सजन, जहां तुझे तेरा प्रियतम मिल जाए तो उड़ के वहां तक पहुंच जा, क्योंकि तूने अपने घोंसले से अपने आप को निकाल लिया है, हौसला दिखाया है। कहें तू वृक्ष की डाल देखे, कहें जब तुम बाहर निकलोगे घोंसले से। अब देखिए इसमें एक तरह से अगर इसको आप लेंगे अन्यार्थ में, तो जो व्यक्ति अपने घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया को देख पाते हैं, वैसे ही कवि, चूंकि कवि की बात चिड़िया तो नहीं सुन रही है, हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे प्रभावित होकर उन चीज़ों को अपने उद्देश्य के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह तो रहा है कविता उस चिड़िया से, लेकिन चिड़िया हमारी बात तो सुनती नहीं है, सुन हम रहे हैं, पढ़ हम रहे हैं। तो लेखक हमेशा जब भी कुछ लिखता है कभी, तो वो दूसरों को कहीं ना कहीं उपदेशित करने के लिए, उसमें वो उत्साह भरने के लिए बात करता है। तो कह रहे हैं कि तू वृक्ष की डाल देख, जंगल और ताल देख। क्या देख, कि हर उस वृक्ष की डाल को महसूस कर देख जिसके पास तू अभी तक नहीं गई थी। तू जंगल को भी देख ले और तू हर तालाब को भी देख, और खेतों में झूम रही धान की बाल दिखे। तुझे क्या क्या दिखेगा, जब खेतों में बालें झूम रही हैं धान की, वो भी तुम देख सकोगे। तुम्हें गांव और देहात भी दिखेगा, तुम्हें रात भी दिखेगी, तुम्हें दिन भी दिखेगा। तुम घूम के हर जगह खुलकर घूम आओ, जिससे तुम्हारे मन की जो घुटन है या जो घोंसले में रहने की घुटन थी वो समाप्त हो जाएगी। तो चिड़िया तू जो मगन धरा मगन और गगन मगन। इसमें इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम अपने मन के जो छोटा सा कोने से निकल के इस विस्तृत संसार को देखें, ज्ञान को देखें, चीज़ों को बेहतर ढंग से सोचने लगें, तो बहुत सी चीज़ें हमारे मन से हटने लगती हैं, हम सही गलत का अंतर देख पाते हैं। कहते हैं कूप मंडूक बन के रहेगा, कुएं में कोई मेढक है तो क्या समझता है कि बस कुआं जितना ही संसार है, और जब कुएं से बाहर निकलेगा तब उस समय कितना बड़ा है ये संसार। ठीक वैसे ही इसमें लेखक चिड़िया के माध्यम से बताना चाह रहा है कि घुटन जो अपने अंदर की है उसको निकालने के लिए पूरे संसार के हर चीज को जानना समझना पड़ेगा। ये आपकी कविता के भावार्थ हैं। अब देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से इससे बने हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो बात की गई है स्वतंत्रता की बात की गई है, मन की, कि स्वच्छंद होकर जब वो चिड़िया अपने घोंसले से निकलेगी हौसला करके, तब वो इस दुनिया को समझ सकती है। प्रश्न देखते हैं कि कविता का मूल स्वर क्या है। अब क्या प्रकृति, मुक्ति, या पशु पक्षी, या हौसला। आप जानते हैं कि इस पूरे कविता में लेखक का जो मुख्य, कि अगर तूने हौसला कर लिया है तब क्या होगा, तेरा घुटन खत्म होगा, तू समझ पाएगी।
चिड़िया से कह रहे हैं। तो पूरे में प्रकृति का मूल स्वर नहीं है, प्रकृति के माध्यम से, ये प्रकृति के माध्यम से बात कर रहे हैं स्वतंत्र होने की। स्वच्छंदता का मतलब उच्छृंखलता नहीं होती है, जब हम मानसिक रूप से कुछ भी सोच सकते हैं बेहतर के लिए, बेहतरी के लिए, अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मूल स्वर है कविता का वो क्या है? हौसला, जो कविता में लेखक ने चिड़िया के लिए प्रयोग किया है। दूसरा है कि चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है? पहला, अपने घोंसले से बाहर निकल उड़ने के लिए। बी, वृक्ष की डाल पर बैठकर दुनिया देखने के लिए। सी, गांव देहात घूम घूम कर देखने के लिए। और डी, जंगलों में घूमकर उन्हें निहारने के लिए। बातें सारी की जा रही हैं, लेकिन जो प्रथम बात है वो क्या है कि अपने घोंसले से बाहर निकल उड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, चूंकि चिड़िया से उन्होंने कह दिया कि तूने इतना हौसला कर दिया है कि तुम क्या आ गए हो, तुम अपने घोंसले से बाहर निकल चुके हो, तो अब क्या करो कि वृक्ष की डाल पर बैठकर, क्या यही बात थी? या गांव देहात में? अब ये तीनों बात तो वहां पे थी, तो ये तीनों बातें कब सही होंगी? बातें तीनों थी। अब आप कहोगे कि मैम चूंकि यहाँ पे तीनों चीज लिखा हुआ है, पहले वो कहता है कि डाल पे बैठो, डाल देखो, फिर जंगल और गांव देहात देखो, ताल देखो, और जंगलों में घूम के निहारो, तो ये कब होगा? जब वो अपने घोंसले से बाहर निकल के उड़ सकती है। तो मुख्य भाव आपका यही हो जाएगा, क्योंकि चारों चीजें, तीनों चीजें करनी है उसको। कब? जब वो यहाँ से अपने हौसले के साथ अब निकल के उड़ने को तैयार रहेगी, उसके उस उन्मुक्तता में प्रकृति भी उसके साथ रहेगी। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। कह रहे हैं कि प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात यहाँ पद्यांश में नहीं की गई है? आप जानते हैं कि धान के खेत की बात की, गांव देहात की बात की, पेड़ पौधों की बात की, तो किसकी बात नहीं की थी? चांद सूरज की। क्योंकि अगर आपने ध्यान से कविता पढ़ी होगी तो आप जानेंगे कि इन तीनों की बात तो खूब किया उन्होंने कवि ने, लेकिन चांद सूरज की बात नहीं की। दिन रात की बात की थी, लेकिन चांद सूरज की बात नहीं की थी। यहाँ पे आप कहोगे मैम दिन रात तो कहा था, दिन आता है सूरज की वजह से, रात और चांद की वजह से, तो वहाँ पे सूरज और चांद के शब्द नहीं आए थे। और पूछा गया है कि प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात नहीं की गई, किसका नाम नहीं आया? तो सूर्य और चांद का नाम नहीं आया। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर? सही, डी आपका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि घोंसले की दुनिया असीमित है, सीमित है, खुशनुमा है, एकाकी है। अब एकाकी तो हम नहीं कह सकते, घोंसले में हो सकता है बच्चे और हों, तो एकाकी का प्रश्न भी सही नहीं होगा, खुशनुमा भी नहीं होगा, सीमित हो सकता है, असीमित बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि असीमित क्या है? संसार है जिसको देखने की बात लेखक कह रहा है। तो यहाँ पे चूंकि चिड़िया खुश है, दुखी है, इसकी बात नहीं की गई है। चिड़िया अपने हौसले से बाहर उड़ने को तत्पर है, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि घोंसले की दुनिया। अपने घर में हम सीमित होते हैं, और जब हम घर से बाहर होते हैं तो असीमित दुनिया हमारा इंतजार कर रही होती है। तो यहाँ पे घोंसले की दुनिया क्या है? सीमित हो जाती है। हम बस अपने घर को, अपने घोंसले को, घर रखो चाहे घोंसला रखो, बात एक ही है, तो वहाँ पे हम सीमित होते हैं। कह रहे हैं कि चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन खुश है? धरती और आसमान, गांव देहात, जंगल ताल, ठान की बाली। आप जानते हैं कि नाम तो इन तीनों के आए हैं कि घूमना कहाँ है? गांव देहात, जंगल ताल, धान की बाली, सब देखना है। लेकिन कह रहे हैं कि चिड़िया तू मगन, तो गगन मगन और धरा मगन। तो यहाँ पे किसकी होगी? धरा मतलब धरती और गगन मतलब आसमान, तो गगन मगन और धरा मगन। तो इसकी मगन की बात हो रही है कि चिड़िया की मगन में, खुशी में, धरा भी खुश है, धरती भी खुश है, और नभ मतलब आसमान भी खुश है। तो यहाँ पे कौन मगन वाली बात हो जाएगी? धरती और आसमान। अब देखिए यहाँ पे उसके पर्यायवाची शब्द दिए गए थे, वहां पे नभ था, धरा थी, यहाँ पे धरती और आसमान, तो उसी अर्थ को देने वाले अन्य शब्दों की बात होगी जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द दे दिए गए, तो आपको उसमें उलझना नहीं है, बल्कि आपको जानना है कि नभ ही आसमान है और धरा ही धरती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा गया कि इसमें से गगन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। फिर प्रश्न देखिए, इस बार आप देख रहे हो इस प्रश्न पत्र में बहुत से व्याकरणिक पार्ट आपके आ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द भी आ गया, फिर से पर्यायवाची आ गया, उसके पहले आपने देखा था कि प्रत्यय आया था, उसके पहले उसके और रूप आए थे। तो इस पद्यांश में आपको कई सारे प्रश्नों को देखने को मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो गगन का पर्यायवाची क्या है? आसमान, आकाश, अंबर। ये जो अनिल है, अनिल किसको कहते हैं हम? वायु को कहते हैं।
और इसी से मिलता जुलता शब्द है अनल, जिसको हम अग्नि कहते हैं। तो ये दो शब्द हमने और ध्यान रख लिए कि ये दोनों शब्द भी हो सकते हैं, जिसमें अनिल बोलते हैं हम वायु को और अनल बोलते हैं आग को। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनिल, सी सही उत्तर हमारा है। ओके, धन्यवाद। चलिए, ये हमारे कुल 15 प्रश्न थे जिसमें व्याकरण के शब्द ज्यादा थे, और उनमें हर बार मैं कहती हूँ कि ज्यादातर प्रश्न उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, अनेकार्थी, मुहावरे और लोकोक्तियां आदि तरह के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्दों के प्रश्न हो सकते हैं। तो हमें पूरी तरह से विकारी शब्द, शब्द के अर्थ के रूप और साथ ही साथ शब्द जो योग रूढ़, रूढ़ और इस तरह के शब्दों की बात होती है, हमें उनको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कब कौन से प्रश्न के बारे में पूछ लिया, वो हमारा तैयार रहेगा तो हम उस प्रश्न के रूप में उसका उत्तर दे पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहाँ पे इसके दूसरे पार्ट अर्थात शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे, और जाहिर सी बात है ये सब तब होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे हम अधिक से अधिक क्लास आपको दे पाएं और शिक्षक बनने के आपके उद्देश्य को हम पूर्णतः आपके साथ मिलकर सफल बना पाएं। तो देखते रहिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गैलेक्सी टीचर क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।